नमस्कार आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहेगा। इससे पहले भी हमने 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। उनकी आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप सभी के सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। इसमें हम सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जो कि एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिसमें हम एक गद्यांश को भी पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो 5 क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दिया गया है कि दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यानी संज्ञा की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसकी पहचान करनी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है सम्मा तो बहुत ही भोली है। दूसरा है तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। और तीसरा है अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। वहीं चौथा ऑप्शन है अपने स्वभाव में विनम्रता रखना उत्तम रीति है। तो इनमें से संज्ञा की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सम्मा तो बहुत ही भोली है। इसमें भोली शब्द पर जो रेखांकित किया है यह विशेषण को दर्शाता है। बाकी जो शाबाशी हुआ, अहंकार हुआ और विनम्रता जैसे शब्द सभी के सभी संज्ञा को दर्शाते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि कौन से वाक्य में संज्ञा शब्द की अशुद्धि है। तो यह भोली शब्द जो कि विशेषण को दर्शाता है, यानी यह सम्मा की विशेषता को बताता है, तो इसलिए यह विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सम्मा तो बहुत भोली है, इस वाक्य में अशुद्धि है, बाकी सभी के सभी वाक्य शुद्ध हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि बेखबर का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इनमें से बात करें कि बेखबर का सबसे सही पर्यायवाची कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गाफिल, जो कि बेखबर का सबसे अच्छा पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी लुप्त की बात करें तो इसका अर्थ होता है छिपना या गायब हो जाना। वहीं अनजान की बात करें तो इसका अर्थ होता है अनजान होना या किसी चीज़ से, यानी यह भी सही हो सकता है, लेकिन सटीक उत्तर इसका गालिब ही रहेगा। यानी बेखबर का एक अनजानकार भी हो सकता है, पर एसएससी के द्वारा इसे ऑप्शन नंबर 2 को ही सही माना है कि बेखबर का पर्यायवाची गाफिल होगा। तो वहीं बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, बेनजीर किसे कहते हैं। तो यह अद्वितीय या अतुल्य जो होता है उसे हम बेनजीर के नाम से जानते हैं। तो बेखबर के पर्यायवाची की बात करें तो यह गाफिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प यानी रेखांकित का विलोम शब्द है उसके बारे में पूछा है। तो वाक्य है इस व्यवहार में मैं निंदा करता हूँ, यानी इस व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ। यहाँ पर निंदा शब्द का विलोम शब्द पूछा है कि इन 4 वाक्यों में से कौन सा सही होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और निंदा के विलोम शब्द की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सतुति शब्द जो है वह निंदा का सही विलोम शब्द हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है किसी की यानी उसकी प्रशंसा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है इंद्रियों पर वश में करने वाला, यानी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसे उपयुक्त एक शब्द से पूछा है कि उसे क्या कह सकते हैं। जो इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उसे इंद्रिय जीत के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इंद्रिय जीत। जो को इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे इंद्रिय जीत के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है भेड़चाल होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा होगा।
तो यहाँ पर मुहावरा पूछा है भेड़चाल होना, तो इसका अर्थ कौन सा होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बिना विचार के अनुगमी होना, यानी बिना सोचे समझे किसी दूसरे की बातों का फॉलो करना या उसका पालन करना, तो वह हो जाता है भेड़चाल होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बिना विचार के अनुगमी होना, यानी किसी की बातों में आ जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी इनमें से कौन से वाक्य में उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुधीर नहीं होना चाहिए, धीर व्यक्ति ही सफल होता है। तो यहाँ पर सुधीर का विलोम शब्द की बात करें तो वह धीर हो जाएगा। तो यहाँ पर विलोम शब्द के बारे में पूछा है कि कौन सा उचित विलोम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर सुधीर का विलोम धीर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी सभी के सभी सही हैं, जिसमें पहले में देख सकते हैं एक होगा मौखिक और दूसरा लिखित, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। वहीं पराधीन और स्वाधीन ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। वहीं ऋणी और उऋणी ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। वहीं सुधीर की और धीर की यह दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है, यानी इनमें से कौन सा पदार्थ होता है जिसका नाम स्त्रीलिंग में आता है, यानी पुल्लिंग में नहीं आता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी चांदी शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है, जबकि बाकी तो पीतल, कांसा और सोना होता है, उनका प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चांदी का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है रेगिस्तान की पूर्ति सार्थक शब्द युग्म से करनी है। तो यहाँ पर रेगिस्तान दिया है और उसमें सार्थक शब्द कौन सा आएगा उसका प्रयोग करना है। तो वाक्य है जीवन में हमेशा डैश लगा ही रहता है। तो हमेशा क्या लगा रहता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी राग विराग हमेशा जीवन में लगा रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राग और विराग जो जीवन में हमेशा लगा रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा है तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की डैश चारों दिशाओं में फैली है, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, वह भी तत्सम शब्द के द्वारा करनी है कि इस रेगिस्तान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा जो कि तत्सम शब्द हो। तो रामचरितमानस की सभी दिशाओं में यानी कीर्ति फैली हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उनकी कीर्ति फैली हुई है। बाकी कीर्ति शब्द जो कि सभी के सभी अशुद्ध है और शुद्ध रूप तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कीर्ति फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। नीचे एक वाक्य दिया है और उनमें से पूछा है कि कौन सा भाग अशुद्ध है। तो भाग वाक्य की बात करें तो सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी पढ़ने की किताबें निकालें। तो इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन सा पार्ट अशुद्ध है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी पुस्तक निकालें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 वाला यानी सभी विद्यार्थियों, यह भाग गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों वाक्य सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर सभी विद्यार्थी आना चाहिए था, विद्यार्थियों नहीं आना चाहिए था। तो यहाँ पर विद्यार्थी अगर शब्द होता तो यह सत्य हो जाता। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के त्रुटि वाले अंश को पहचानना है। यानी नीचे एक वाक्य दिया है और उनमें से पूछा है वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द गलत है उसका पहचान करनी है। तो वाक्य है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार विधायिकी के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इनमें से कौन सा शब्द गलत दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी के प्रति उत्तरदायी होना, यह शब्द गलत हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी तीसरे भाग में गलती है, बाकी वाक्य शुद्ध है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, के प्रति उत्तरदायी होना। यहाँ पर उत्तरदायी शब्द में वर्तनी में अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है जो किए जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। यानी इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, जो किए जाने योग्य हो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे करणीय के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी जो करने योग्य हो उसे हम करणीय कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यानी नीचे एक वाक्य दिया है और उनमें से पूछा है कि उनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो वाक्य है मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था। तो यहाँ पर मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था, तो इसी के आधार पर कौन सा वाक्य शुद्ध हो सकता है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था। तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसे पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। तो नीचे वाक्य दिया है साथ साथ पढ़ाई किए हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं। जो एक साथ पढ़ाई करते हैं तो उसे सहपाठी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो साथ में पढ़ाई करते हैं उसे सहपाठी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है वरदान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर वरदान शब्द की बात करें तो इसका विलोम शब्द कौन सा सही रहेगा। तो इसलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो वरदान का विलोम शब्द हो जाएगा अभिशाप। यानी वरदान किसी को दिया जाता है और अभिशाप जो कि उसकी दुर्गति के लिए उसे दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी अभिशाप वरदान का विलोम शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गद्यांश पर कर लेते हैं बात, और उसके आधार पर जो 5% बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद जो गद्यांश के आधार पर 5% पूछे जाते हैं उनको भी कवर करेंगे। चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं और जानते हैं यह किस पर आधारित है। तो गद्यांश में दिया है गांधी जी ने दोनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से, दृश्य को अदृश्य से, बाह्य को अंतर से जोड़कर भारतीय अनुभव को पूरी समग्रता से जीने का प्रयास किया था। उन्होंने बाह्य को सिर्फ इसलिए नहीं नकारा कि वह हमारे जीवन का सांसारिक पहलू है, न ही वे अदृश्य से सिर्फ इसलिए सम्मोहित हुए कि उनमें सब कुछ शाश्वत और पवित्र है, बल्कि उन्होंने न समुच्चय भारतीय यथार्थ को एक खंडित सत्य की तरह स्वीकार किया है। वह हमारे परोक्ष को प्रत्यक्ष से, हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे, ताकि हम इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जी सकें। वह अपने प्रयास में असफल नहीं हुए, हम ही उनकी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहे, किंतु जो विकल्प उन्होंने सुझाया था वह आज भी उतना जीवित और गौरवपूर्ण है जितना पहले था। वह भारतीय संस्कृति का सोपान है जिसे आज समुच्चय मानव जाति की नियति जुड़ी है। क्या समय रहते हम उसे चुनने का साहस जुटा पाएंगे। तो यह गांधी के विचारों पर संबंधित एक गद्यांश था। चलिए उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उन पर पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके बारे में पूछा है कि इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी गांधी मार्ग इसका उचित शीर्षक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो गांधी जी की व्यवस्था थी, यानी जो उनकी आदर्श थे उन्हीं पर चलने के बारे में कहा गया है। तो इसकी स्क्रीन राइटर जो है ऑप्शन नंबर 1 गांधी मार्ग पर चलने के लिए बात की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें पूछा है गांधी जी ने दोनों को, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से, दृश्य को अदृश्य से और बाह्य को अंतर से जोड़कर किस अनुभव की पूरी समग्रता से जीने का प्रयत्न किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1,
यानी उन्होंने भारतीय अनुभव को पूरी समग्रता से जीने का प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय अनुभव को जीने का प्रयास किया था गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है समुच्चय भारतीय यथार्थ को एक डैश सत्य की तरह स्वीकार किया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पूछा है कि रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर समुच्चय भारतीय यथार्थ को एक अखंडित सत्य की तरह स्वीकारने को किया गया है, यानी उसको स्वीकारने के बारे में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, अखंडित सत्य को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है गांधी जी हमारी परोक्ष को प्रत्यक्ष में, हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे ताकि डैश हो सके, उसके बारे में पूछा है कि आगे कौन सा वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी हम इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जीत के उसके बारे में गांधी जी के द्वारा प्रयत्न किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जीत के उसके लिए गांधी जी ने प्रयत्न किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रत्येक शब्द की संधि का प्रयोग हुआ है, उसके बारे में पूछा है, यानी प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी इसमें यण संधि जो कि स्वर संधि का एक उदाहरण है, उसका प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यण स्वर संधि का प्रयोग प्रत्येक शब्द में किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यण स्वर संधि। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है, जो कि सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।